नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपर्स स्ट्रैटेजी के अंदर एक एपिसोड लेकर आए हैं। आज हमारे साथ एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिनका हम आज जो है इंटरव्यू लेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया और इस पेपर को आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या बुक्स हो सकती हैं, क्या उसका पूरा पाठ्यक्रम होता है, क्या उसमें जो है आज का ट्रेंड है पेपर में आने का। तो आज हम इन बारे में जानेंगे और हमारे साथ हैं आज साक्षी मावी इनका नाम है। तो साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम साक्षी मावी है, मैं मवाना से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से की है। बहुत बढ़िया। तो पतंजलि से आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया? सर मैंने 2017-20 में ग्रेजुएशन और 2022 में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो 2022 में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो उसके बाद आपका नेट कितनी बार क्वालिफाई हुआ है? सर मेरा नेट जो है वो 3 बार हो चुका है। पहली बार मेरा नेट दिसंबर 2022 में हुआ था, उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद जून 2023 और उसके बाद जून 2023 के बाद दिसंबर 2023 में हुआ था। बहुत खूब। तो जब आप पहली बार नेट का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरे मतलब टीचर्स से ही मिली प्रेरणा। तो क्योंकि हमारे सभी बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन फ्यूचर हमें क्या करना है। तो ऐसे ही टीचर्स ने ही रिकमेंड किया था कि अगर आप नेट करते हो तो आपके पास चांसेस हो जाते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाना है, अगर उसके बाद आपका मन करे कभी थ्योरी में जाना, एकेडमिक्स में जाना, तो एक तरीके से चॉइस हो जाती है कि आप थ्योरी में भी अपना करियर बना सकते हो, एकेडमिक्स में भी। तो इसमें जो है आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें मतलब मुख्यतः आप पढ़ाई में शुरू से ही मतलब एमए के दौरान से आपकी तैयारी शुरू हो गई थी? हाँ जी सर, लगभग मतलब पहले से ही था कि नेट करना है तो टेक्स्ट का जो बेसिक नॉलेज है वो हमारी स्टार्ट हो गई थी। टीचर्स भी उस पर ही ध्यान देते थे क्योंकि सबको पता था कि नेट करना है सभी बच्चों को, तो उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट जब तक टेक्स्ट की हमें फुल नॉलेज नहीं होगी तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए उसकी तैयारी हमने मतलब मास्टर्स क्या बीए से ही करी थी। बीए से ही जो टेक्स्ट आ रहे थे सिलेबस में उन्हें हमने अच्छे से किया था। तो इसमें जो नेट आपने क्वालिफाई किया है उसमें आपका इसमें बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर्स में कट ऑफ भी आजकल ठीक जा रही है। कट ऑफ लगभग 60 to 70 के बीच में नेट की जा रही है और उससे ऊपर फिर जेआरएफ भी जा रही है। तो इसमें हमारे काफ़ी नेट एस्पिरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं। तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या हम उसमें कर सकते हैं, आपकी अकॉर्डिंग क्या रहेगा? सर पेपर फर्स्ट का तो ये है कि पेपर फर्स्ट की जितनी पेपर्स हैं उसको बेसिक नॉलेज लेकर चलनी है, उनकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि जो सिलेबस में है वो ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत डीप आएंगे क्वेश्चंस। तो उसकी तब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। पेपर फर्स्ट में आप कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, वो कोई भी पेपर रिपीट नहीं होता, सब क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पेपर में ये होता है कि जब तक आपके टेक्स्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सेकंड पेपर के रट्टा मारकर नहीं कर पाओगे। नहीं, पेपर 1 में आपने कौन सी बुक्स, और पहले तो ये बताएं कि कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी? मैंने केवीएस मदान से। कौन सा मीडियम रहा आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में केवीएस मदान आपने पूरा उसमें बच्चों को रिकमेंड करेंगे। तो इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी आपने? और नहीं। तो उसमें जो है बेसिकली पूरी बुक पढ़नी है, उसमें क्वेश्चन पेपर वगैरह कैसे? नहीं, बस उसमें पूरी बुक नहीं, सिर्फ टॉपिक जो है उनको आप समझना है कि हाँ इस टॉपिक का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बस उसको रटना नहीं है। सिर्फ टॉपिक ही अपने क्लियर करने हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या टॉपिक में क्या बोला गया है, क्या मतलब होता है, कि उस मीनिंग से क्वेश्चन आएंगे, बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पेपर 1 में केवल केवीएस मदान कर सकते हैं बच्चे। साथ में पेपर 2 में जो है हमारा योग, हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। तो हमारे योग में हम कौन कौन सी बुक रिकमेंड कर सकते हैं? सर योग में तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि किसी भी बुक में इतने अच्छे से नहीं दिया होगा। तो मैंने पेपर सेकंड की कोई भी ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ उसके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट को ही अगर आप अच्छे से करोगे तो वो आ जाएंगे। कुछ ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उनका कोट करें आप, बताएं। जैसे हठ प्रतिपिका हो गई, घेरण संहिता, शिव सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, गोरख संहिता, यही सब
हठ योग की हो गई, और उपनिषद में मुख्य उपनिषद और योगोपनिषद, इनको भी आप ले सकते हो। गीता प्रेस की बुक ले सकते हो उपनिषद के लिए। उसके बाद योग गीता प्रेस की कौन सी? अच्छा, गीता प्रेस की। गीता प्रेस की बुक। और ऐसे योग सूत्र की भी बहुत सारे भाष्य मिल सकते हैं। उसमें आप सिंपल ही अगर गीता प्रेस की भी बुक लोगे योग सूत्र की, तो उसमें भी इजीली हो जाएगा कि उसके हमें सूत्रों का रटना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि इस सूत्र में बताया क्या गया है। तो साथ में इसमें 10 यूनिट होती हैं और ऐसा तकरीबन माना जाता है कि 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं। तो मेरे हिसाब से कौन से पार्ट्स इसमें ज़्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या सर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हठ योग, उपनिषद और योग सूत्र, इन 3-4 यूनिट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसमें गीता भी, योग वशिष्ठ भी, ये कुछ यूनिट हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कवर कर लिया तो पेपर आराम से क्लियर हो सकता है। बाकी थेरेपेटिक जो पार्ट होता है उसमें आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके कर सकते हो उन चीज़ों को। कैसे, मतलब कैसे पढ़ेंगे ये सब? इन कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? सर बुक के लिए अगर कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए तो कनाद एकेडमी की है, और DSVV की भी एक बुक है, वो भी आप कर सकते हो। गायत्री जी की है बुक, वो भी आप कर सकते हो। ये 2-3 बुक से ही कर सकते हो। वैसे मेन तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो तो उससे हो जाएगा। उससे हो जाएगा। साथ में कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर 6 महीने में कब बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि अगर आपने 3 महीने भी अच्छे से प्रिपरेशन की, मतलब डेली आप 2-3 घंटे भी अगर 3 महीने लगातार पढ़े तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर करोगे तो 3 महीने भी अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की, या फिर ये रखा कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, सुबह अपना टेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं वो सुबह पढ़ी, और शाम को अपना थेरेपेटिक वाला जो, या फिर एनाटॉमी और साइकोलॉजी, ये वाला पैटर्न, मेथड्स ऑफ टीचिंग योगा, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये आप शाम को पढ़ो, और सुबह को जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं, कि सुबह को वो चीज़ें ना याद करनी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। सुबह आपको ये सूत्र, श्लोक, मंत्र पूरे नहीं याद करने, लेकिन मेन बात क्या बोली गई है। काफ़ी अच्छी जानकारी। और साथ में ये बताइए, 100 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड है उसमें, मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन रिपीट काफ़ी हो रहे हैं? किसका ज़्यादा वो मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं किस फील्ड से? सर मुझे यही लगता है कि योग सूत्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पूरी एक यूनिट है योग सूत्र, तो 10 क्वेश्चन उसमें से आते हैं आराम से। तो योग सूत्र में आपका अष्टांग योग और जितने भी चीज़ें हैं योग सूत्र के अंदर, कैवल्य, इनके ऊपर अगर आप अच्छे से कि किस सूत्र में क्या बोला गया है, अगर आप वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कि सूत्र से क्वेश्चन आते हैं कि ये सूत्र, इसमें क्या, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये सूत्र कौन से पाद से है उसके अंदर। और सेकंड चीज़ ये है कि हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ में एक क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि क्या सर पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग तैयारी की जाए, एक साथ की जाए, या कोई से पोर्शन को कम कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की तैयारी बराबर करनी चाहिए, लेकिन पेपर फर्स्ट के पीछे ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए। कि स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर सेकंड से आएंगे, तो स्कोर करने के लिए अगर आप पेपर सेकंड में अच्छा कर सकते हो तो उससे भी स्कोर हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, और 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के रहेंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन भी करे तो 140 नंबर आपके पेपर सेकंड में हो सकते हैं। पेपर फर्स्ट अगर आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर टाइम है तो कर सकते हो आप पूरा भी उसे प्रिपेयर, लेकिन अगर कम टाइम है तो आप सिर्फ 35 या 40% भी कर सकते हो। आप डेली कितना स्टडी करते थे? मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैं सिर्फ 2 से 3 घंटा बस। 2 से 3 घंटा डेली आप तैयारी करते थे? और साथ में कोई स्पेसिफिक मतलब इसमें सिलेबस वगैरह, या बच्चे को सिलेबस देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए? हाँ सर, सिलेबस भी देखना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक आपको डिवाइड करके तब कवर करना चाहिए। ऐसे ही पूरा एक साथ पढ़ोगे तो नहीं होगा। अगर आप सिलेबस रखोगे और सिलेबस में डिवाइड कर करके उसको पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर से ना थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अचानक से जाओगे तो फिर सॉल्व करने मुश्किल हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर रिपीट तो नहीं होते, लेकिन हाँ उनसे आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप से हमें पढ़ना है। तो जो हमारे हठ योग के जो टॉपिक्स आते हैं उनमें बेसिकली बुक्स से ही पढ़ें बच्चे, या मतलब कोई अलग से स्पेसिफिक नोट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं?
नहीं, अगर स्पेसिफिक नोट्स आप कर सकते हो, लेकिन अगर बुक से करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मतलब आपको ओरिजिनल टेक्स्ट से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। बुक से पढ़ोगे तो वो इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। और एक हमारे उपनिषद का मामला आता है। एक तो हमारे 10 उपनिषद, एकादश उपनिषद, साथ में 7 या 8 उपनिषद हमारे अलग से भी हैं। तो उनकी तैयारी आपने कहाँ से की? मैंने उनकी तैयारी भी ओरिजिनल टेक्स्ट से ही की थी। मतलब डायरेक्ट मैंने टेक्स्ट ही देखे थे। टेक्स्ट में टॉपिक देखा था कि मुंडक उपनिषद में ये टॉपिक हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया। मतलब उपनिषद में आप अब तो मंत्र भी आते हैं, मंत्र आते हैं कौन से उपनिषद से, लेकिन अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आप मंत्र पढ़कर पहचान लोगे कि इस मंत्र में किस टॉपिक के बारे में बताया गया है। उससे आप उपनिषद को आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम में। योग के आधारभूत तत्वों के लिए कोई बुक? योग के आधारभूत तत्वों के लिए आपकी योग और योगी है, और योग महाविज्ञान है। उसके अंदर काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। और एक क्रियात्मक वाला भाग होता है, वो जनरली बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। उसमें जो है रीज़न और असम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने देखा है। तो उसमें किस तरह से, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सर, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, सबका अलग अलग होता है। मतलब उसमें आपको नॉर्मली समझना होगा कि ये चीज़ है या नहीं है। अगर आपको ये क्लियर होगा, या फिर टेक्स्ट से अगर कोई रीज़न और असर्शन वाले आते हैं तो आपको उस टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इस टेक्स्ट में ये बात बोली भी गई है कि नहीं बोली गई है इस टॉपिक के बारे में। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है वो हमेशा अपने ऊपर डालकर देखनी चाहिए। जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग योगा है, उसमें हमेशा स्टूडेंट की तरह से सोचकर तब आंसर देना चाहिए, टीचर की तरीके से नहीं। बहुत ज़बरदस्त। और एक हमारा कोई और क्वेश्चन बचता है 10 मिनट में। लगभग एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो कहीं से भी आ जाता है, उसको तो सभी तकरीबन अटैम्प्ट कर ही लेते हैं। तो पेपर 1 और 2 को मिला करके आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारा बहुत मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ पर वो अपना ज़्यादा वो करें, क्या करना उनको चाहिए? सर, मुझे लगता है कि उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो रटते हैं चीज़ों को। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है उस चीज़ को। योग जो है वो रटने की चीज़ है ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट रट कर हो जाते हैं। योग तो समझने की चीज़ है। जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही बात को अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बताया गया है, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको वही कन्फ्यूज़न क्लियर करना है कि उस टेक्स्ट में किस तरीके से चीज़ को रिप्रेजेंट करा है, वो समझना होगा। तो जब आपने बुक्स पढ़ ली थी सारी, तो उसके बाद लास्ट टाइम पे तो आप एकदम से फिर बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें नोट्स या कैसे बनाने चाहिए? उसमें लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन होना चाहिए? लास्ट के 15 या 1 महीने का, 15 दिन या 1 महीने का क्या स्ट्रैटेजी होती है? तो मतलब बिना नोट्स के कैसे काम चल सकता है? क्या लास्ट में सारी बुक पढ़ी जा सकती हैं? नहीं, आप जब बुक पढ़ रहे हो तब पॉइंट्स, उसके कीवर्ड्स लिखते चलो साथ साथ, जिससे कि आप जब रिवाइज़ करो लास्ट में आप रिवीजन कर सको। और लास्ट में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा आप लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आते हैं, आप उन्हें लगाओ। और साथ साथ कीवर्ड्स में जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो साथ साथ उसके कीवर्ड्स लिखते चलो कि हाँ, योग सूत्र के अंदर अष्टांग योग का वर्णन है, इस सूत्र से इस सूत्र तक है, केवल का वर्णन यहाँ है, और चित्त की वृत्तियाँ यहाँ पर हैं, चित्त प्रसादन यहाँ पर है। तो आप वो कीवर्ड्स में लिखते चलो। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में लास्ट के 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी और लगभग हाँ एग्ज़ाम से 1 महीना पहले की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है बच्चों के लिए? सर, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको मेंटली तो एकदम फ्री होना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने माइंड पर बिल्कुल भी, और सिर्फ अपने कीवर्ड्स को रिवाइज़ करो। जितने भी टेक्स्ट हैं उनकी कीवर्ड्स जो आपने लिखे हैं उनको रिवाइज़ करो। सेकंड चीज़ ये, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, फर्स्ट पेपर के और सेकेंड पेपर के, उतने ज़्यादा लगाओ, तो उससे काफ़ी हो जाएगा। लेकिन प्रेशर में, एग्ज़ाम हॉल में भी प्रेशर ना रहे और उससे पहले भी ना रहे। बहुत ज़बरदस्त। और जिन लोगों ने, जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर से एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि क्या एमए के दौरान हम पेपर दे सकते हैं? तो दें तो कब दें, नहीं दें तो क्यों ना दें? नहीं, दे सकते हैं एमए के दौरान। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है, अपीयरिंग में अगर आप डालते हो तो आपको एग्ज़ाम होता कैसे आपको ये पता चल जाता है ना, कि एग्ज़ाम हॉल में क्या कंडीशन होती है। अब अचानक से एमए करने के बाद जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें ये भी रहेगा माइंड में कि अभी 4 सेमेस्टर हैं एमए के, हम लोग ट्राई कर सकते हैं जून में भी, दिसंबर में भी 4 बार हमें मौका मिलेगा एमए के दौरान। तो प्रेशर नहीं होगा कि हमें पास ही होना है, हम कुछ सीख लेंगे, फेल भी होंगे तो हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग एमए में हो तो एमए में वही चीज़ मैंने बोली कि जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं सब्जेक्ट
वो आप अच्छे से कवर अप तभी के तभी करते चलो, उन्हें बाद के लिए मत छोड़ो। सेकंड चीज़ ये है कि एग्ज़ाम अपीयरिंग में ज़रूर दो। बहुत बढ़िया। साथ में मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपका 3 बार नेट हुआ है, तो उसमें जो सबसे ज़बरदस्त आपका एक फॉर्मूला रहा है वो क्या रहा है? सर मेरा फॉर्मूला यही रहा है कि मैं टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मुझे पास ही होना है। मुझे लगता है अगर मैं फ़ेल भी होंगी तो कुछ नहीं, मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने एक बार भी एग्ज़ाम ऐसे सोच कर नहीं दिया कि मुझे पास ही होना है या फ़ेल हो जाऊँगी तो कुछ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कोई बात नहीं, मौका मिला है, हो जाएगा। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने कई बार नेट दे दिया है लेकिन हमारा हो नहीं पा रहा है। क्या ऐसा होता है कि पहली बार में नहीं होता है या हो सकता है? नहीं, हो सकता है, पहली बार में भी हो सकता है। और जिनका पहली बार में नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही है। हो सकता है मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हम गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हमें जैसे मेहनत करनी चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमें वही देखना चाहिए कि जब भी इस बार ना हो, नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की थी, हमारे क्या चीज़ छूट गई थी, वो चीज़ कवर अप करनी चाहिए। क्या इसमें शॉर्टकट चल सकता है? कोई तैयारी के दौरान कोई शॉर्टकट हो या फिर पूरी मेहनत होती है? आपके अनुसार जो सफलता का मूल मंत्र क्या है? सो मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट से नेट हो जाता है। अगर नेट होता भी है तो आपके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा कि आपने मेहनत की थी और तब आपको फल मिला है। कहीं ना कहीं बाकी लोगों को तो लगेगा कि आपका नेट हो गया, लेकिन अपने मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमारा बिना मेहनत के हो गया तो बहुत अच्छी बात हुई। एक गिल्ट सा रहता है कि मेहनत तो की नहीं, फालतू में हमें ये चीज़ मिल गई, ऐसा। तो अब आप नेट तो आपका हो गया है कई बार, तो अब आप JRF के लिए प्रयासरत हैं या क्या? जी, हाँ जी। तो उसकी तैयारी चल रही है अभी? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो लास्ट में एक फाइनल अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के साथ तो वो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ अपनी कोशिश करते रहो। रिज़ल्ट क्या आता है उस चीज़ के बारे में पहले से पहले मत सोचो। रिज़ल्ट जो भी आए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो प्यारे दोस्तों, ये थी साक्षी मावी। इन्होंने नेट जो है 3 बार क्वालिफाई किया है। इनकी स्ट्रैटेजी और बुक्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। साथ में आप भी अपनी तैयारी जारी रखें और फिर हम एक अच्छी से एपिसोड लेकर आएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।